तो चैप्टर नंबर 2 करेंगे बच्चों शुरू। तो एक बार मेरे साथ आप बच्चे आओ। तो मैंने आपको ये बताया, ये है मालिक, जिसे हम अकाउंटिंग में बोलते हैं प्रोप्राइटर। और मालिक ने एक नया बिजनेस शुरू करा। मान लेते हैं मालिक ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा। ये बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है कि हम मोबाइल फोन बनाते हों, हो सकता है हम पंखे बनाते हों, किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है। तो अब पहला प्रश्न ये है जो सब बच्चों को जवाब देना है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं का मतलब ये कि क्या हम मालिक हैं या हम बिजनेस हैं। हम कौन हैं, हु आर वी, हम कौन हैं बताइए। तो हम मालिक हैं या हम बिजनेस हैं। ठीक है, तो कई बच्चे भेज रहे हैं आंसर, कई बच्चे सोच रहे हैं कि क्या है। ठीक है, तो जो सोच रहे हैं उनको अब सोचना नहीं है, आज के बाद से कभी नहीं सोचना। और जिन्होंने भेजा उन्होंने सही भेजा। हम जो हैं, हम हमेशा बिजनेस होते हैं। यानी कि हम कौन है, जब मैं हम बोलूंगा कि हम, और आपको भी अपने मन में हमेशा जब तक अकाउंट्स पढ़ रहे हो सारी जिंदगी, हम मतलब कि बिजनेस, हम मतलब बिजनेस। हमें हमेशा बिजनेस के हिसाब से बोलना है, बिजनेस के हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्डिंग करनी है, सब कुछ बिजनेस के हिसाब से करना है। हमारे लिए ये जो व्यक्ति है ये कोई और व्यक्ति है, ये कोई और व्यक्ति है, ठीक है ना, इसे हम नहीं जानते। तो मैं जब सोचता हूं तो मैं सोचता हूं आरकेजी इंस्टीट्यूट के हिसाब से। पराग गुप्ता कौन है, कोई बाहर का व्यक्ति होगा, मुझे नहीं पता। तो हमें सोचना है बिजनेस के हिसाब से। हम हैं बिजनेस, हमें ये व्यक्ति कोई और है, ये कोई बाहर का व्यक्ति है, हमें इससे कोई मतलब फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। तो हमें सोचना पड़ेगा बिजनेस के हिसाब से। तो अब हम टर्म्स अपनी रिवाइज करेंगे, तो फिर आप देखो कि कैसे बिजनेस के हिसाब से सोचा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 टर्म्स रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन। बच्चों ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, सिंपल मतलब तो एक लेमन टर्म में होता है गतिविधि करना, कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी को एक ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन का मतलब है, अकाउंट्स के टर्म में, कि कोई बिजनेस से संबंधित मॉनिटरी वैल्यू वाली, मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड जिसमें कोई मॉनिटरी यानी कि मनी इन्वॉल्व हो, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर आप देखना कि आपको याद आया या नहीं आया। मैं बोलता हूं कि ट्रांजैक्शन 4 तरह की हो सकती है। एक ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब यह होता है कि कुछ भी ऐसी चीज जिसमें कैश इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कैश इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी से सामान खरीदा, हमने किसी से सामान खरीदा और उसको बदले में पैसे दे दिए, तो इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। दूसरा हो सकता है प्रकार क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब ये, जिसमें हमने सामान खरीदा लेकिन अभी हो सकता है उसको पैसे नहीं दिए, हमने उसको बोला कि तुम्हें पैसे हम बाद में देंगे, जिसको आप हिंदी में कहते हो उधार। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसके अलावा भी 2 नजरिए हो सकते हैं ट्रांजैक्शन को देखने के। एक होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन का मतलब ये कि जिसमें हमें किसी भी बाहर के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज घटना हुई
एक ऐसी गतिविधि हुई जो हमारे अपने बिजनेस के अंदर अंदर ही हुई, जिसमें किसी भी आउटसाइडर का, किसी भी बाहर के व्यक्ति के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं हमने कोई फर्नीचर खरीदा था, उस फर्नीचर की वैल्यू में गिरावट हो गई, जिसे हम आगे पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन। तो इसका किसी बाहर की व्यक्ति से तो कोई लेना देना है नहीं, तो इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। और एक नजरिया हो सकता है ट्रांजैक्शन को देखने का, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब ये कि जिसमें हमारा यानी कि बिजनेस का किसी भी बाहर के व्यक्ति के साथ या किसी भी बाहर के इंस्टीट्यूशन के साथ कोई गतिविधि हुई हो। जैसे जो मैंने पहले दोनों एग्जाम्पल लिए, ये वाले, ये दोनों एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि उसमें हम किसी बाहरी व्यक्ति के साथ कुछ गतिविधि कर रहे हैं, बाहर के व्यक्ति के साथ कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब कोई बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन जो है उसको देखने के 4 तरीके हो सकते हैं। अब आता हूं कैपिटल पर या ड्राइंग पर, कि कैपिटल या ड्राइंग का क्या मतलब होता है। तो इसको भी ध्यान से सुनते हैं। कई बार इसमें कुछ ऐसी बारीकी होती है जो हम जो सोच रहे होते हैं, आप जो सोचते हो उसके भी एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज हो जाती है। कैपिटल का मतलब यह होता है कि जब कोई ओनर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में जब वो कुछ इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्ट करना एक बड़ी चीज होती है, मतलब इन्वेस्ट करना एक वाइडर टर्म है, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ पैसे ही इन्वेस्ट नहीं किए जाते, और भी चीजें हो सकती हैं। कुछ मालिक ऐसे होते हैं कि जब वो बिजनेस शुरू करते हैं तो वो अपने घर से पैसे तो लाते ही लाते हैं, वो पैसे तो इन्वेस्ट करते ही हैं बिजनेस में। हो सकता है इसके अलावा वो गुड्स भी लेकर आए, सामान। हो सकता है वो इसके अलावा कुछ और चीजें, मतलब जैसे मान लो फर्नीचर लेकर आ जाए, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस में जब भी कोई मालिक कुछ इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं जब मालिक करता है। तो ओनर बिजनेस में जो इन्वेस्ट करे उसे बोलते हैं कैपिटल, तो दैट इज नोन एज कैपिटल। अच्छा, कई बार ओनर बिजनेस से ये सब चीजों में से कुछ हिस्सा वापस निकाल भी लेता है। उसको जरूरत पड़ी वो पैसे निकाल के ले गया घर, उसको जरूरत पड़ी वो गुड्स निकाल के ले गया घर, उसको जरूरत पड़ी वो फर्नीचर निकाल के ले गया घर। तो कई बार मालिक बिजनेस में से इन चीजों को निकाल भी लेता है, जिसे बोलते हैं विड्रॉ करना। विड्रॉ करना मतलब होता है निकाल लेना। तो जब मालिक बिजनेस से चीजें को विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो जब वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो दैट इज कैपिटल, और जब वो निकाल लेता है बिजनेस से तो दैट इज ड्रॉइंग्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनना। जिन्हें आता है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। कई बार जिन बच्चों को आता भी है वो भी क्या कंफ्यूजन में फंस जाते हैं या एग्जाम में गलती कर देते हैं। उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि पैसे ही इन्वेस्ट किए जाते हैं या पैसे ही विड्रॉ किए जाते हैं। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना कि सिर्फ कैश हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम बिजनेस के अंदर गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फर्नीचर या और कुछ भी, मशीन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह विड्रॉ करने के टाइम पर भी हम गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं, फर्नीचर भी विड्रॉ कर सकते हैं, मशीन भी विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ भी लाया जा सकता है, कुछ भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो इसीलिए कैपिटल और ड्राइंग्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज बच्चों सिंपल आपके और मेरे, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो लेमन टर्म्स में लायबिलिटीज का मतलब होता है बर्डन। ठीक है, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, बर्डन। जब आपको रातों को नींद ना आए, जब आपको सर पे बोझ महसूस हो, उसे लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बर्डन। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। हम तो बच्चों बिजनेस हैं, हम तो बिजनेस हैं। तो बिजनेस के जो बर्डन्स होते हैं, बिजनेस के जो बर्डन्स होते हैं, बोझ, हिंदी में इसका अर्थ है बोझ। तो बिजनेस के जो बोझ होते हैं उसे लायबिलिटीज बोल देते हैं। ठीक है ना। अब बिजनेस के जो बोझ हैं, बिजनेस की जो लायबिलिटीज होती हैं,
उसे दो प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है। जो लायबिलिटियां 12 महीने से लंबी अवधि की हों, जो लायबिलिटियां 12 महीने से ज्यादा की हों, 12 या 12 महीने से ज्यादा मतलब ग्रेटर इक्वल टू 12 मंथ्स, उन्हें बोलते हैं, अब याद रखना ये टर्म, उन्हें बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। उन्हें बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और जो लायबिलिटीज 12 महीने से कम की अवधि की हों, उन्हें बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं आपको। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए और हमें इनके भी एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं ओरली बोल देता हूं, एक दो बोल देता हूं, हो सकता है वो जो मैं एक दो बोलूं भी वो आपको वो भी ना पता हो, तो घबराना मत, अभी सुन लेना, फिर जो रजिस्टर में नोट मेकिंग करवाई है जो आपको, उसमें देखोगे तो उसमें सब डिटेल में मिल जाएगा। अच्छा, अब 12 महीने से ज्यादा का मतलब क्या होता है, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। मान लेते हैं कि हमने राजू से पैसा उधार लिया, हमने राजू से पैसा उधार लिया और राजू को बोला, राजू राजू हम तुम्हारे पैसे 5 साल के बाद लौटा देंगे, आफ्टर 5 इयर्स हम तुम्हें रीपे कर देंगे। तो जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमें रात को नींद नहीं आती, हमारे सर पे एक बोझ होता है, इसीलिए इसको लायबिलिटीज कहते हैं। अब क्योंकि इसकी ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा है तो इसे बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, और अंग्रेजी में उधार लेने को बोल देते हैं बोरोइंग्स। ठीक है ना, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया नॉन करंट लायबिलिटी का, बोरोइंग्स। और अगर हमने किसी को बोला कि भाई हम तुम्हें रीपे कर देंगे आफ्टर 3 मंथ्स, मान लो ऐसे ही बोला कि हम तुम्हें 3 महीने के बाद पैसे दे देंगे, तो अब 3 महीने का मतलब तो ये तो 12 महीने से कम हुआ। तो जब हम ऐसा किसी को बोलते हैं कि हम तुम्हें 3 महीने के बाद पैसे दे देंगे, तो तब उसको बोल देते हैं करंट लायबिलिटीज। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक होता है क्रेडिटर्स जो आगे भी सिखाऊंगा, एक होता है बिल्स पेबल जो आगे भी सिखाऊंगा। तो आमतौर पे इन्हें बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। तो आपको बस ये याद रखना है, 12 महीने से ज्यादा, 12 महीने से कम, ये होती है नॉन करंट, वो होती है करंट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो कितना सिंपल है ये सब, कितना सिंपल है। अब सीखेंगे उसके बाद अगली टर्म एसेट्स। एसेट्स किसे बोलते हैं? एसेट्स बच्चों बस 3 शब्द जो मैं बोल रहा हूं ये ध्यान रखना। एसेट्स, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर मतलब भविष्य में, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब समझ लो मॉनिटरी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो भी चीज हमें भविष्य में फायदा देगी और मॉनिटरी टर्म्स में भी दे देगी फायदा, उन्हें एसेट्स बोलते हैं, उन्हें एसेट्स बोलते हैं। तो चलो एक एग्जांपल ऐसी याद आ रहा है, ये बताओ आपके पास बुक्स रखी हैं, है ना, बुक्स है ना जो आप कभी खोलते नहीं हो, जो आप कभी पढ़ते नहीं हो, लेकिन ये बताओ कि बुक्स जो हैं वो आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? बुक्स बताओ। हाँ वो मुझे सब पता है, आप आंसर भेज रहे हो एसेट, और मनी मन आपका कह रहा होगा लायबिलिटी, क्योंकि किताब पढ़ना आपको बोझ लग रहा है, किताब पढ़ना आपको क्या लग रहा है? बर्डन लगता है, तो आप इसको लायबिलिटी समझते हो। अरे भाई किताबें, फिर नया साल, फिर नई किताबें, फिर वही मैथ्स की मोटी मोटी किताबें, जबकि यही मोटी मोटी किताबें आपको भविष्य में फायदा देंगी। तो किताबें जो हैं वो एसेट्स है। हाँ एसेट्स। अच्छा चलो, तो एसेट अब बिजनेस के लिए क्या होते हैं वो समझते हैं।
तो आम तौर पे एसेट्स को 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। अगर तो हम एसेट खरीदते हैं जिसका मोटिव का मतलब होता है पर्पस, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, जिसका उद्देश्य है बेचना नहीं है, जिसका उद्देश्य है हमें बेचने का नहीं है। अब आप अपने मन में इमेजिन करो, आप सब अपने आप को एक बड़े से बिजनेस का मालिक समझो, ठीक है ना। हम तो बिजनेस है वैसे भी सोच ही रहे हैं। तो हमारी कंपनी पंखे बनाती है सपोज। अब हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर हमने कुछ मशीनें खरीद रखी हैं, मशीनें लगा रखी हैं, ठीक है। एक बड़ा सा इक्विपमेंट लगा हुआ है। हमारा एक बहुत अच्छा सा आलीशान ऑफिस है, उसमें बड़ा सुंदर फर्नीचर है, फुली फर्निश्ड। अब ये सब चीजें जो बिजनेस में होती हैं, इन्हें हम बेचने के लिए नहीं रखते, हम पंखे बनाते हैं। हमारा काम है पंखे बना के बेचना। हमारा काम अपने ऑफिस का फर्नीचर बेचना नहीं है। हमारा काम अपनी फैक्ट्री की मशीन बेचना नहीं है। हमारा काम अपनी फैक्ट्री का इक्विपमेंट बेचना नहीं है। हमारा काम क्या है? पंखे बनाएंगे, पंखे बेचेंगे, पंखे बनाएंगे, पंखे बेचेंगे। तो जो भी चीजें बिजनेस के अंदर बेचने के लिए नहीं रखी गई, या तो वो, और जिनकी अवधि मतलब ड्यूरेशन 12 महीने से ज्यादा की होती है आमतौर पर, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों नॉन करंट एसेट्स। उन्हें हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं किसी भी एक आम बिजनेसमैन के लिए। बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीन, इक्विपमेंट, गुडविल, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा समझा देता हूं, फिर वापस इस पर आऊंगा। तो पहले ये तो हो गया एक पार्ट। अब कुछ ऐसे भी एसेट होते हैं, कुछ हमारे बिजनेस में ऐसी भी चीजें होती हैं जो बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में। जो मतलब आपने बाजार में गए और उसको बेच दिया और पैसे लेकर आ गए, या ऐसी चीजें जो आपको जल्दी से पैसा दे देती हैं, या जहां से आपको अभी पैसे मिल जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। तो कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आमतौर पर इनकी अवधि जो होती है वो होती है 12 महीने से कम, लेस देन 12 मंथ्स। तो इन्हें बोलते हैं करंट एसेट्स। इन्हें बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट का मतलब होता है हिंदी में चालू, चालू मतलब जो चलता रहे। तो ये वो एसेट्स होते हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये वो होते हैं जिनका मोटिव बेचना नहीं है, जबकि इनका जो मोटिव होता है कहीं ना कहीं वो यही होता है कि ये जल्दी से बस बिके या जल्दी से जाएं और पैसे मिल जाएं। तो इनका मोटिव भी अलग है, इनकी ड्यूरेशन भी अलग है। तो इन्हें बोलते हैं करंट एसेट्स। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं ओरली बोल देता हूं। सबसे मेन एग्जांपल तो होता है, वो तो लिख ही देता हूं। गुड्स को स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। गुड्स को स्टॉक बोला जाता है बच्चों। अब हमारा काम है पंखे बनाने का, तो हमारी फैक्ट्री में हजारों पंखे बने हुए हैं, हजारों, ऐसे हजारों पंखे होंगे। तो ये जो पंखे हैं इसे हमें बेचना ही तो है, इसे हम सजाएंगे तो है नहीं अपनी फैक्ट्री में। तो हमें ये पंखे बेचने हैं बाजार में, तो इन पंखों को हम बोलेंगे करंट एसेट्स। इन्हें बोलेंगे करंट एसेट्स। और भी करंट एसेट्स होते हैं जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल रिसीवेबल एटसेट्रा। तो और भी करंट एसेट्स होते हैं जिनका उद्देश्य है 12 महीने के अंदर अंदर पैसे आ जाएं। अब इसमें मजेदार बात ये कि ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं इसको भी दो तरह से हम देख सकते हैं, इसको भी दो तरह से पढ़ा जा सकता है। कुछ इसमें ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख सकते हो, टच कर सकते हो। गए, बिल्डिंग छूकर आ गए, लैंड छूकर आ गए, फर्नीचर छूकर आ गए, मशीन देख ली, इक्विपमेंट देख लिया।
तो कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप आंखों से देख लेते हो, जिन्हें आप छूकर भी आ सकते हो, उन्हें बोलते हैं बच्चों टेंजिबल एसेट्स। उन्हें बोल देते हैं टेंजिबल एसेट्स। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप छूकर देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, ब्रांड वैल्यू। आपके सामने दो शूज रखे हो, दो पेयर ऑफ शूज रखे हो, एक में लिखा है नाइकी और एक में कुछ नहीं लिखा, तो आपको पता है ना कि नाइकी ये तो ब्रांड है। तो अब आप उस ब्रांड को, उस चीज को, गुडविल को सिर्फ समझ सकते हो कि हां एक ब्रांड वैल्यू है, एक गुडविल है इस कंपनी की, लेकिन आप उसको जाके टच नहीं करके आ सकते कि ये देखो हमने टच कर लिया, फर्नीचर की तरह टच कर लिया। तो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते तो उन्हें क्या बोलते हैं सर? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते उन्हें फिर हम बोलते हैं इनटेंजिबल। उन्हें बोलते हैं इनटेंजिबल। तो मतलब इसके अंदर भी दो नजरिए हो गए देखने के, जिन्हें छू सकें तो टेंजिबल, और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते तो इनटेंजिबल। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुडविल। हां, दूसरे एग्जांपल्स भी हैं, कॉपीराइट भी हो सकता है, पेटेंट राइट्स भी हो सकते हैं, ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पर। तो तीसरे के लिए मैं जगह बना देता हूं। तीसरे को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस वर्ड का हिंदी में मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक कैसे लिखते हैं समझ गए? फिक्टिशियस। अब पता नहीं मैंने सही लिखी है ना हिंदी, मुझे पता नहीं है, ठीक है, जज मत करना मेरे को इस हिंदी के हिसाब से। तो काल्पनिक, काल्पनिक मतलब कि इमेजिनरी, हां ऐसे समझ लो, चलो इमेजिनरी। अच्छा, अब ये क्या होते हैं ये समझाता हूं डिटेल में, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते हैं बट फिर भी कोशिश करते हैं। बच्चों, हमने अपने बिजनेस के लिए, अपने पंखे के बिजनेस के लिए हमने सोचा भाई कैसे एडवर्टाइज करें। अब हम सोच रहे हैं ये पंखे बिकेंगे कैसे पूरे भारत देश में, क्या करा जाए। तो मैंने सोचा कि यार पंखों का ना एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा। तो बात भी ठीक है। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए अमिताभ बच्चन साहब से कहा कि साहब आप हमारी कंपनी का ऐड करिए, आप टीवी पर आइए और आप बताइए कि आप अपने घर में यही पंखा लगाते हैं और आप इस कंपनी का, हमारी कंपनी का ऐड करिए पंखों का। तो अमिताभ बच्चन ने कहा जी ठीक है। तो अमिताभ बच्चन साहब ने हमसे कितने रुपए लिए? अमिताभ बच्चन साहब ने हमसे 5 करोड़ रुपए ले लिए। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब ये जो 5 करोड़ रुपए हैं, इस एडवर्टीजमेंट का जो मिस्टर अमिताभ बच्चन ने हमारे लिए करा, इस एडवर्टीजमेंट का, अब आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना, क्या इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस कि नो, पहले ये बताओ। हाँ, एक बच्चे ने काल्पनिक की स्पेलिंग भी भेज दी थी। हाँ, तो सब यस कह रहे हैं, यस मिलेगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये फ्यूचर में हमें बेनिफिट तो डेफिनेटली देगा, तो हम इसे एसेट बोलते हैं, ठीक है ना, हम इसे एसेट बोलते हैं कि ये फ्यूचर में बेनिफिट देगी ये चीज, ये हमारे लिए एसेट हो गई, ठीक है ना, ये एसेट हो गई। अब ये जो एसेट है जिसको हम एसेट बोल रहे हैं कि हमने 5 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन साहब को दिए, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक एसेट है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको मान लेते हैं कि ये हम 5 साल तक इसको क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देते हैं। हमने पैसे आज खर्च कर लिए, लेकिन हम क्या मानते हैं कि चलो ऐसे ही मन में सोच रहे हैं हम, इमेजिनरी, हम मान लेते हैं कि इसका बेनिफिट मान लो 5 साल तक मिलेगा, ये हमने सोच लिया, तो इसे हम पोस्टपोन कर लेते हैं। इसे हम क्या कर लेते हैं, पोस्टपोन कर लेते हैं। अब जब हम इसको 5 साल तक पोस्टपोन करते हैं तो पता है हम अपने मन में क्या मान रहे होते हैं, हम अपने आप को ही तसल्ली दे रहे हैं। हालांकि हमने 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अमिताभ बच्चन को दे दिए,
लेकिन हम अपने आप को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे हम बनाते हैं ना अपने आप को बेवकूफ, जैसे पढ़ने बैठे, थोड़ी देर पढ़ाई का ड्रामा करा तो अपने आप को कह देते हैं हाँ 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 पढ़ लिया, जबकि खुद पता भी है कि पढ़ा नहीं है। तो ऐसे ही हमें पता है कि 5 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए, लेकिन हम अपने आप को बेवकूफ अब कैसे बनाएंगे। हम कह रहे हैं इस साल का खर्चा 1 करोड़, अगले साल का खर्चा भी 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 1 करोड़। यानी कि हम अपने खर्चे को डेफर कर लेते हैं। डेफर का मतलब होता है बच्चों पोस्टपोन कर लेना। तो इसी टर्म को या इसी चीज को आगे भी पढ़ेंगे, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है जी। तो अभी के लिए बस आप इतना समझो कि हम क्या करते हैं, हमने 5 करोड़ रुपए जो पे करे, हम अपने आप को ये मना लेते हैं, ये बोल देते हैं कि भाई एक काम करते हैं, एक ऐसे मान लेते हैं 1 करोड़ इस साल खर्च करे, 1 करोड़ इस साल खर्च करे, 1 करोड़ इस साल करे, 1 करोड़ इस साल करे, 1 करोड़ इस साल करे। ठीक है, तो हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। जब हम 1 साल बाद यहां पर खड़े होते हैं ना, तो पता है हम अपने आप को क्या बेवकूफ बना रहे हैं। हम अपनी कल्पनाओं में, हम अपने इमेजिनेशन में हम सोच रहे हैं कि चलो 1 साल तो बीत गया और मैं यहां खड़े होकर सपने देख रहा हूं, आहा फ्यूचर में अमिताभ बच्चन ऐड करेंगे और 4 करोड़ रुपए जो अभी बचे हुए हैं, यहां से अगर आप देखोगे यहां से कितने रुपए अभी बचे हुए हैं फ्यूचर में बचे हुए 4 करोड़ रुपए। तो इन 4 करोड़ रुपए के फायदे को मैं मानता हूं कि इसका मुझे फायदा मिलेगा फ्यूचर में। मैं इस 4 करोड़ रुपए को एक एसेट मानता हूं। मैं कहता हूं ये 4 करोड़ रुपए जो हैं ये मेरा एसेट है। और एक और 2 साल बाद देखो मैं क्या सपने देखता हूं। अब मैं यहां पे खड़े होके सपना देख रहा हूं। अब यहां पे खड़े होके देखोगे जब फ्यूचर का सपना, तो सपने में क्या देखोगे, 3 करोड़ रुपए हमारे लिए एसेट है। ये सपने देख रहे हो आप, अपनी इमेजिनेशन में हो, होना कुछ नहीं है, ये सब झूठ मूठ है, झूठ मूठ के एसेट। उसके बाद 3 साल बाद अब आप यहां पे खड़े हो, सपने देख रहे हो कि अभी तो 2 साल बचे हुए हैं अमिताभ बच्चन के ऐड के, तो आप सपने देख रहे हो कि फ्यूचर में 2 करोड़ का फायदा मिलेगा हमें। तो अभी ये 2 करोड़ हमारा एसेट है। समझ रहे हो, ये सब वैसे तो हम अपने आप को गलत बता रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन क्या करें, अकाउंटिंग में है तो करते भी हैं। तो इस कल्पना को, इस इमेजिनेशन को जो हम हर साल देखे जा रहे हैं, इस एसेट को नाम दे दिया फिक्टिशियस एसेट। मतलब कि ये हमारी कल्पना में है, ये काल्पनिक है, इसको ना तो कोई छू के देख सकता, ये है ही नहीं, और ना ही ये वैसी कुछ है। ये सिर्फ हमारे मन में, ख्याल में है कि हां फ्यूचर में फायदा मिलेगा, बस ये सोच रहे हैं हम, तो इसको फिक्टिशियस एसेट बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब तो छोटी मोटी बातें हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब सीधी सीधी बात है, पैसे मिलना। ठीक है, पैसे मिलना, रिसिप्ट चाहे आज मिले या भविष्य में मिले या मिल जाएंगे, मतलब कुछ भी, लेकिन रिसिप्ट मतलब क्या होता है, आना, ऐसे समझ लो, इनफ्लो, आना। बिजनेस में अगर पैसों का आना हो रहा है या पैसे आ जाएंगे कुछ दिनों बाद भी, तो समथिंग इनफ्लो, उसको हम बोल देते हैं रिसिप्ट। ठीक है जी। हमें अपने लिए बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि रिसिप्ट जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं बच्चों। ठीक है ना, रिसिप्ट होती हैं 2 टाइप की। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है ना, हालांकि ये हमारे क्लास 12th के अंदर भी आएगा और डिटेल में आएगा, तो अभी से आपसे एक्सपेक्ट कर लेना कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ सब कुछ। वो टेक्निकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हां सिंपल भाषा में जो बोलूंगा वो एग्जाम्पल समझने की बस कोशिश करना। ठीक है, अपने बिजनेस में चलते हैं। ये हमारा बिजनेस है, इसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं,
हमारी फैक्ट्री में, एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट लगा हुआ है हमारी फैक्ट्री में, और पंखे तो खैर बहुत सारे हैं ही, हजारों पंखे हैं क्योंकि हम पंखे बनाते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने एक पंखा बेच दिया, मैंने पंखा बेच दिया और पंखा बेच के मुझे पैसे मिले। मैंने पंखा बेच दिया और पंखा बेच के मुझे पैसे मिले, तो ये एक रिसिप्ट है, ये मेरे लिए क्या है, रिसिप्ट। दूसरा, मेरी मशीन बच्चों खराब हो गई, अचानक से ये वाली मशीन जो है ये खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई या पुरानी हो गई, और फिर मैंने इसको भी कबाड़े में बेचा, इस मशीन को भी मैंने बेच दिया और मशीन बेच के भी मुझे पैसे मिले, है ना। मशीन मैंने बेच दी कबाड़े में और मुझे पैसे मिले, तो मशीन बेच के जो मुझे पैसे मिले वो भी है रिसिप्ट। पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। अब देखो फर्क क्या है, अब ध्यान से आपको फर्क समझना है, फर्क समझ गए मेरा काम हो जाएगा, बस फर्क समझना है। हमारा बिजनेस है पंखे बेचने का, तो जब हम अपने बिजनेस के गुड्स बेचते हैं, गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का आपका व्यापार है, तो जब मैं पंखे बेच के पैसे कमाता हूं तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी वो मेरे रोजमर्रा का काम है, वो मेरे रोजमर्रा का काम है, ठीक है ना। लेकिन जब मान लो मैंने कभी इत्तेफाक से या साल 2 साल 5 साल में कभी मशीन बेच के जो मुझे पैसे मिले, उसे मैं बोलता हूं कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि यहां पर हम लिखते तो एसेट हैं, लेकिन एसेट का मतलब यहां पर वैसे नॉन करंट वाले से ही होता है। तो आप खाली ऐसे समझ लो कि मान लो मैंने अपनी कोई मशीन बेच दी और मशीन बेच के मुझे पैसे मिले, तो ये मेरा कोई डे टू डे काम नहीं है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस तो है पंखे बेचने का, तो पंखे बेच के जो पैसे मिलेंगे तो मैं बोलूंगा रेवेन्यू। लेकिन अगर मान लो कोई इत्तेफाक से मशीन बेच दी, या कल को इक्विपमेंट बेच दिया, या फर्नीचर बेच दिया, कुछ भी ऐसी चीज बेच दी जो हमारे बिजनेस का काम नहीं है, ठीक है ना, तो मैं उसको बोलूंगा कैपिटल रिसिप्ट। तो बिजनेस में 2 प्रकार की रिसिप्ट्स होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। बस, तो अब पहले इतना मुझे बताना कि आपको इतना समझ आ गया, बस इतना आपके लिए काफी है। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पर। एक्सपेंडिचर, ये तो कई बच्चों ने सुना भी होगा नाम, एक्सपेंडिचर, खर्चे। तो इसको भी 2 रूप में देखा जाता है, एक को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि एक तीसरा भी होता है, ये बिल्कुल उसी का भाई है या वो ही कह लो है, जो था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जब भी ये वर्ड्स आएंगे, या तो फिक्टिशियस एसेट आ गया या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, जब भी ये आएगा आप अपने मन में अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल सोच लेना, 5 करोड़ रुपए, तो उसी को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जो फिक्टिशियस एसेट में पढ़ी कहानी वही सेम होती है, ठीक है ना। तो बस इसको तो हम अलग कर देते हैं, ये तो खत्म हो गया। अब मैं बात करूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हमने पंखे बनाने का काम है हमारा, तो पंखे बनाने के लिए मुझे बहुत से छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं। भाई पंखे बनाने के लिए मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मैं मजदूर को बुलाऊंगा, उसको सैलरी दूंगा, भाई साहब मजदूर, भाई मजदूर भी तो चाहिए ना फैक्ट्री के अंदर, मजदूर आएगा, पैसे लेगा, वेजेस लेगा, सैलरी लेगा। तो यूं समझ लो आप कि जो भी
पंखे बनाने के लिए आप छोटे मोटे खर्चे करते हो, छोटे मोटे खर्चे जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, मतलब जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। अब ये बताओ, आप सैलरी जो देते हो किसी को, भाई हमारे अपने बिजनेस में हम किसी को सैलरी देते हैं, तो क्या एक बार सैलरी दी और वो 5 साल काम करेगा क्या? नहीं, सैलरी का बेनिफिट कब खत्म हो जाता है? महीने भर में। इनफैक्ट फॉरेन देशों में तो 1 हफ्ते की सैलरी मिलती है, वहां पे तो सैलरी दी, 1 हफ्ता काम करा, खत्म, अब अगले हफ्ते फिर सैलरी दो। तो जो भी खर्चे 12 महीनों के भीतर भीतर एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें हम आमतौर पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। आमतौर पे कि भाई जिनका बेनिफिट 12 महीने से कम ही है। अब हमने रेंट दिया, अब हम अपनी बिजनेस में अपनी जमीन का रेंट देते हैं, लैंड का, तो लैंडलॉर्ड हर महीने आएगा, साहब इस महीने का रेंट दो, अब इस महीने का रेंट दो। तो कई बार जो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट एक ही साल में खत्म मान लिया जाता है, हो जाता है, उन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हालांकि इसी को शॉर्ट में, आगे वैसे टर्म आएगी भी, एक्सपेंस भी बोल देते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बेसिकली एक्सपेंस ओनली। हालांकि बुक में अलग टर्म है, लेकिन होता ही एक्सपेंस ही है। अच्छा, और मान लो आपने अपनी फैक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी मशीन खरीद ली, तो उस मशीन को अब वो तो 12 महीने से ज्यादा चलेगी, या वो तो आपका मोटिव है कि ये तो 5 साल 10 साल तक चले, या आपने अपनी फैक्ट्री के लिए कोई बड़ा सा इक्विपमेंट खरीद लिया। तो ऐसी चीजों को, जब आप ऐसी चीजें खरीदते हो, मशीन खरीद लेते हो या इक्विपमेंट खरीद लेते हो, या सीधा बोल दूं तो कोई नॉन करंट एसेट खरीद लेते हो, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा ये भी है, खर्चा ये भी है, लेकिन ये होते हैं छोटे खर्चे, और ये होते हैं मोटे खर्चे। ये लंबे समय तक चलेंगे इनका बेनिफिट, और इनका बेनिफिट छोटे समय तक चलेगा। तो इन्हें बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इन्हें बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। परफेक्ट, बिल्कुल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये आगे भी कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज है आगे, 12th में भी यूज है। तो एग्जाम के लिए नोट्स में से जरूर पढ़ना, जो बुक से मार्क करवाया है वो। अच्छा, अब छोटे छोटे टर्म्स हैं। एक्सपेंस, तो एक्सपेंस तो हमको पता ही चल गया कि क्या है, जो मैंने बताया, लेकिन इसमें 2 टाइप के यूनिक एक्सपेंसेस की बात करनी है। एक को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस किसे बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पैसे पहले दे दो, बेनिफिट बाद में मिलता रहेगा, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। आप में से कई बच्चे मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो ना, प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो, तो आप दुकानदार को पैसे पहले दे देते हो 100 रुपए, और फिर 1 महीना उसको इस्तेमाल करते रहते हो, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्री मतलब पहले, पे मतलब दे दिया, खर्चा, पहले पैसे दे दिए, तो उसको बोल देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। आपको मुद्दे की बात याद ये रखनी है कि प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, है ना। हमें फ्यूचर में बेनिफिट अभी मिलेगा। हमने दुकानदार भैया को आज 100 रुपए दे दिए, और अब अगले महीने तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए होता है एसेट। और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि आपने बेनिफिट तो उठा लिया, बेनिफिट तो आपको मिल गया, लेकिन आपने अभी पैसे नहीं दिए। ओ माय गॉड। तो मेरे यहां एक चपरासी आता है, मैंने पूरे महीने उससे काम करवा लिया, अब वो कह रहा है साहब सैलरी दे दो, तो मैं उसको कह रहा हूं अभी रुक जाओ दे दूंगा। तो मैंने उसकी सर्विसेज का फायदा तो उठा लिया, उसका बेनिफिट तो ले लिया, लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। तो अगर आप पोस्टपेड बिल यूज करते हो, पोस्टपेड कनेक्शन, तो पूरे महीने यूज करने के बाद बिल आता है, और उस बिल में लिखा होता है योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज सो एंड सो।
तो इसका मतलब ये कि आपने फायदा तो उठा लिया, लेकिन आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो बच्चों, जब हम किसी का फायदा उठा लेते हैं और बेचारे अभी तक उसके पैसे नहीं देते, तो हमें रात को नींद नहीं आएगी। इससे बड़ा बोझ और क्या होगा हमारे जीवन में। तो इसका मतलब, बोझ का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो क्या होता है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी। ये बोझ है, मुझे तो रात को नींद ना आए, चपरासी सैलरी मांग रहा है और मैं चैन से सो जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारे लिए ये क्या है, लायबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट भी है टर्म, तो ये मजेदार भी है और इंपॉर्टेंट भी है, समझ में भी आ गई। अच्छा, ये छोटी सी टर्म है इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम। तो इनकम बच्चों कुछ भी नहीं है। इनकम बेसिकली जो हमने रेवेन्यू पढ़ा, रेवेन्यू का मतलब होता है ये रेवेन्यू रिसिप्ट, इसे शॉर्ट में रेवेन्यू बोल देते हैं, खाली इसे शॉर्ट में रेवेन्यू बोल देते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट है ना। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस बोल देते हैं। तो ये माइनस ये, उसे इनकम बोला जाता है। तो इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बस ये तो एक साधारण फॉर्मूला है मैथमेटिकल। तो इनकम मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जो मिला और माइनस जो गया। 100 रुपए मिले, 80 रुपए दिए, तो 100 रुपए मिले और 80 रुपए दिए, तो क्या कमाया। इनकम मतलब क्या कमाई है हमारी। तो कितने रुपए कमाए, 20 रुपए, तो इसे बोलते हैं इनकम। ठीक है ना। तो ये तो सिंपल है। अच्छा, अब आता है प्रॉफिट और गेन। इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क होता है। साधारण आम जिंदगी में तो आप किसी को भी बोल सकते हो यार प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, एक ही बात है। लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट इस्तेमाल किया जाता है जो रेगुलर नेचर का हो। यानी कि आप पंखे बेचने का बिजनेस करते हो, हमारा पंखे बना के बेचने का काम है बच्चों। तो पंखे बेचने से जो प्रॉफिट होगा या पंखे बेचने से जो कमाई होगी, जो इनकम होगी, हम उसे बोलेंगे प्रॉफिट, वो हमारा मुनाफा है। लेकिन आप कहीं जुआ खेलने गए और जुए में आप जीत गए, या कहीं आपकी लॉटरी लग गई, या आपने गलती से कोई मशीन बेच दी अपनी और उस पे मुनाफा हो गया, तो जो आपका रोजमर्रा का बिजनेस नहीं है, हमारा तो पंखे बेचने का काम है, ना हम जुआ खेलते, ना हम लॉटरी खेलते, ना हम मशीन बेचते। लेकिन अगर किसी इर्रेगुलर नेचर की वजह से मुनाफा हो गया तो उसे गेन बोलते हैं। तो प्रॉफिट होता है रोजमर्रा के बिजनेस से जो हमने कमाई करी, लेकिन गेन होता है जब हम किसी इर्रेगुलर नेचर या इर्रेगुलरिटी की वजह से हमें मुनाफा हो जाता है, तो उसको बोल देते हैं गेन। और लॉस, लॉस तो बच्चों आपको पता ही है जीवन में कि लॉस का मतलब क्या, नुकसान। तो नुकसान कब होता है, नुकसान तब होता है कि जब एक्सपेंसेस यानी खर्चे ज्यादा होते हैं रेवेन्यू से, उसे नुकसान बोल देते हैं। ठीक है ना। तो मान लो मेरे बिजनेस में रेवेन्यू तो है 100 रुपए का, इनफ्लो हो रहा है 100 रुपए का और आउटफ्लो हो रहा है 120 रुपए का। तो मतलब ये हो जाता है कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, रेवेन्यू कम है, तो दैट मीन्स बिजनेस में क्या है, नुकसान है। चलो अब बच्चों बस आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें बची हैं, बस मजेदार, बहुत ही मजेदार चटपटी बातें होंगी अब। चलो अब ध्यान से सुनना है सब बच्चों को। ये तो हम हैं यानी बिजनेस, और इसका नाम है SRK। हमने SRK से गुड्स खरीदे। क्या खरीदे, गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के। तो ये गुड्स हमने SRK से खरीदे। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है परचेज। तो परचेज का मतलब होता है गुड्स खरीदना। ठीक है, ध्यान रखना, गुड्स खरीदने को परचेज बोलते हैं। अच्छा, उसमें मुझे एक डब्बा बेकार लगा। मैंने कहा भाई SRK ये डब्बा जो है ना ये बेकार है,
ये डिफेक्टिव लग रहा है, तो ये मैंने उसको वापस लौटा दिया। तो जब हम कोई खरीदा हुआ डब्बा वापस लौटा देते हैं तो उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न को हम अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। तो दिस इज नोन एज परचेज रिटर्न। ठीक है, पहले ये दोनों पॉइंट तो क्लियर हो गए। अब मैंने SRK से गुड्स खरीदे थे 10,000 के, तो वो कह रहा लाओ पैसे दो। तो मैं उसको कह रहा हूं तुम्हारे पैसे मैं 3 महीने के बाद दूंगा, तुम्हारे पैसे मैं 3 महीने के बाद दूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स दूंगा तुम्हें, आफ्टर 3 मंथ्स पे करूंगा। तो जब मैं SRK को कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे पैसे 3 महीने के बाद पे करूंगा, तो आज से लेके अगले 3 महीने तक अब आप इसको SRK नहीं बुलाओगे। अब ये SRK नहीं है, आज से ये व्यक्ति को हम बुलाएंगे क्रेडिटर। तो आज से ये व्यक्ति जो है, आज से हमारे लिए ये व्यक्ति क्रेडिटर है। अब ये हम कौन है, रामू हो, शामू हो, SRK हो, कोई भी हो, हमें नहीं पता। आज से ये व्यक्ति हमारे लिए कौन है, क्रेडिटर है। ठीक है ना, तो इस व्यक्ति को बोलते हैं क्रेडिटर। अब इसे लगता है कि यार अब मैं थोड़ी देर के लिए ये बन रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए ये आदमी बन रहा हूं, आप वही हो। अब मैं सोच रहा हूं उसने बोल तो दिया कि 3 महीने बाद पैसे देगा, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक चिट्ठी निकालता हूं। इस चिट्ठी में मैं लिख रहा हूं कि तुम 3 महीने के बाद 10,000 रुपए पे करोगे और साइन करो। और मैं ये चिट्ठी आपको कहता हूं करो, साइन करो इस पे। तो हमें साइन करना पड़ता है, हम इस पे साइन कर देते हैं। मान लो हमने साइन कर दिया, तो हम एक चिट्ठी पे साइन कर देते हैं और अब ये प्रूफ हो गया, अब ये प्रमाण हो गया। अब इसके पास ये प्रूफ है। पहले तो हमने खाली बोल दिया था ओए तेरे पैसे दे दूंगा 3 महीने बाद, तो बोलते रहो, उससे क्या होता है। अब इसने चिट्ठी पर लिखवा कर हमारे साइन ले लिए, तो ये चिट्ठी है इसके पास। अब हमने साइन कर रखे हैं और इसमें लिखा है कि हमें 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे 3 महीने बाद। तो बच्चों इस चिट्ठी को, इस कागज की चिट्ठी को हम पता है क्या बोलेंगे, अब हमारे लिए ये कागज की चिट्ठी जो है इज नोन एज बिल्स पेबल। ओके, तो इस कागज की चिट्ठी को बच्चों हम बोलते हैं बिल्स पेबल। ठीक है जी, तो दिस इज योर बिल्स पेबल। और बस अब आप अगली कहानी समझ ही जाओगे। अब इस बार बच्चों सब कुछ उल्टा होगा। इस बार हम हैं और ये है सल्लू। हमने इस बार गुड्स बेचे हैं, हमने गुड्स बेचे सल्लू को। तो गुड्स बेचने को बोलते हैं सेल्स। जब हम गुड्स बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्स। उसमें से एक गुड सल्लू को पसंद नहीं आया, उसने वो वापस कर दिया, उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, जिसे अकाउंटिंग में बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड्स। अब सल्लू कह रहा है लाओ पैसे तो दो, मतलब हम सल्लू से मांग रहे हैं कि लाओ पैसे तो दो सल्लू भाई। तो अब सल्लू भाई कह रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा 3 महीने के बाद। मैं कह रहा हूं अच्छा। तो जब हम सल्लू से 3 महीने बाद पैसे लेते हैं अगर, तो अब अगले 3 महीने तक, अब हमें नहीं पता ये कौन है सल्लू वल्लू, तो अगले 3 महीने तक हम इसे आदमी को बुलाएंगे डेटर। इसमें बच्चों बी साइलेंट होता है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है डेटर। कई बच्चे मैं सुनता हूं डेप्टर डेप्टर बोलते हैं, इसमें बी साइलेंट होता है। तो इस आदमी को हम बुलाएंगे डेटर। अब ये बताओ क्या सल्लू की बात का भरोसा कर लिया जाए? क्या हम विश्वास कर लें सल्लू की बात पर? उसने तो फोन पे बोल दिया मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस बार हम चिट्ठी बनवाते हैं। चिट्ठी में लिखते हैं कि भाई सल्लू भाई आप 3 महीने के बाद 10,000 रुपए हमें दोगे, चलो इस पे साइन करो। तो सल्लू इस पे साइन कर देता है और ये साइन करके चिट्ठी हमें दे देता है। तो अब हमारे पास प्रूफ आ गया, अब हमें टेंशन नहीं है, अब इस पे साइन है, अब हमारे पास प्रूफ है। तो इस चिट्ठी को,
इस कागज के टुकड़े को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। इस कागज के टुकड़े को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, और डेटर तो ये है ही, बता ही दिया। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और ये मजेदार बात ये है, ये टर्म ना आगे भी चैप्टर में काम आएंगे। आप देखना, एक चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 17, उसमें आएंगी ये सब चीजें। तब तक अगर आपको याद रहा, भगवान करे, तो मजा आएगा। चलो लास्ट, बस फिनिश होने वाला है। लास्ट छोटे छोटे पॉइंट्स। डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आपको पता ही है, डिस्काउंट मतलब छूट लगी है। तो बच्चों डिस्काउंट जो होता है वो माना जाता है दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। दोनों में बेसिक फर्क क्या है वो समझना कि दोनों का नेचर क्या अलग है। ट्रेड डिस्काउंट उसे बोलते हैं जब आप सामान खरीदते हो बल्क में। भाई मैंने कहा एक पंखा बेचूंगा 1000 रुपए का, तो आपने कहा सर अच्छा 2 पंखे, तो मैंने कहा 2000 के। आपने कहा सर 3 पंखे, तो मैंने कहा 3000 के। फिर आपने कहा सर हम आपसे 100 पंखे खरीद लेंगे एक साथ, तो फिर मैं ऐसे में बोल दूंगा ना चलो ठीक है मैं आपको 5% डिस्काउंट देता हूं। तो जब आप इकट्ठे खूब सारा सामान खरीद लेते हो तो उस समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अच्छा, और कैश डिस्काउंट सर, कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है जल्दी पेमेंट करने पर। कैश डिस्काउंट दिया जाता है जल्दी पेमेंट करने पर। अब आपने मुझसे कहा सर हम आपके पैसे ना 5 महीने के बाद देंगे 10,000 रुपए, तो बच्चों मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे लगेगा कि यार ये 10,000 रुपए 5 महीने तक देंगे। तो मैं आपको कहता हूं बच्चों एक काम करो, मुझे आज ही पैसे दे दो, मुझे आज ही पैसे दे दो और 9,000 दे दो चाहे, लेकिन आज दे दो। तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे जल्दी पैसे दे दो, मैं 1,000 रुपए की आपको छूट दूंगा। तो जल्दी पैसे लेने पर जो मैंने आपको छूट दी 1,000 रुपए की, उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कि बैड डेट क्या होता है? बैड डेट, बैड मतलब वैसे तो होता है बुरा, और डेट जो है वो डेटर को ही निकाला है। डेटर को शॉर्ट में, डेटर जो अभी पढ़ा था ना आपने, उसमें से OR हटा दिया तो ये बन गया डेट। बुरा आदमी, बुरे आदमी को कहते हैं बैड डेट। अब बुरा आदमी कौन? याद करो हमें किससे पैसे लेने हैं? डेटर से पैसे लेने हैं, हमें डेटर से पैसे लेने हैं, और उसने चिट्ठी पे साइन भी कर रखा है। अब 3 महीने बाद मैं उसको फोन कर रहा हूं कि लाओ पैसे दे दो, कह रहा कौन हो तुम? ये चिट्ठी विट्ठी उसने फाड़ दी, फोन मेरा काट दिया, और डेटर ने पैसे नहीं दिए। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। डेटर ने पैसे नहीं दिए, तो बताओ इस आदमी को आप अच्छा आदमी कहोगे, बिजनेस के हिसाब से सोचो, या बुरा आदमी कहोगे? ये आदमी आपके लिए कैसा आदमी है बताओ? ये डेटर जो है ये कैसा डेटर है? अच्छा डेटर है, बुरा डेटर है? बताओ सर ये तो बुरा डेटर है। तो इस बुरे डेटर को कहते हैं बैड डेट। तो बैड डेट का मीनिंग क्या हुआ? बैड डेट का मीनिंग ये होता है जब डेटर से पैसे नहीं मिले, जब डेटर से पैसे नहीं मिले तो उसे बैड डेट बोल देते हैं। ठीक है ना? तो एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर डेटर मर गया तो क्या होगा? तो डेटर मर गया तो या तो उसका बेटा पैसे देगा, नहीं देगा पैसे तो बैड डेट हो गए। तो बैड डेट मतलब हमको पैसे नहीं मिले, बस। ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन होता है बच्चों किसी भी एसेट की वैल्यू में जब क्या हो जाता है? फॉल, गिरावट आ जाती है। ठीक है ना? उसे डेप्रीसिएशन बोलते हैं। आपने मोबाइल फोन खरीदा था अभी पिछले साल, याद करो, और वो मोबाइल फोन आपने खरीदा था 1 लाख रुपए का खरीदा था ना, और आज उसकी वैल्यू में गिरावट हो चुकी होगी। तो जब किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट होती है तो उसे बोल देते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है? अच्छा, फिर है इंसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट कौन होता है बच्चों? इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो अपना एक भी रुपए पे करने के काबिल ना हो, हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। डेट मतलब उधारी। तो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बैंक करप्ट हो जाता है, यानी उसके पास कुछ नहीं है, आप उससे एक रुपए भी नहीं ले सकते, तो ऐसे व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कह देते हैं, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये भी छोटी सी टर्म है इंसॉल्वेंट। और एक सबसे मजेदार टर्म रिबेट। डिस्काउंट में और रिबेट में थोड़ा सा अंतर होता है बच्चों। डिस्काउंट तो चलो यही है, सामान ज्यादा खरीदोगे तो ट्रेड डिस्काउंट, जल्दी पैसे दोगे तो कैश डिस्काउंट। रिबेट जो होता है वो डिस्काउंट से अलग होता है, ठीक है ना। तो इट इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम डिस्काउंट। अब कैसे? कई बार मैं ये बोलता हूं कि भाई मेरा प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा डिफेक्टिव है, थोड़ा सा डिफेक्टिव है, और वो डिफेक्टिव ऐसे है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो तो मुझे पता है कि हल्का सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एक लाइन जो है वो टेढ़ी ड्रॉ हो गई उसमें, मान लो शर्ट बेच रहे थे, तो अब मैं ये बोलता हूं कि भाई देखो थोड़ा सा डिफेक्ट है, माइनर सा डिफेक्ट है, तो इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट पर 15% की छूट दे रहा हूं। तो ये जो 15% की छूट हमें मिल रही है, ना तो ये ज्यादा सामान की वजह से मिल रही है, ना ये जल्दी पैसे देने की वजह से मिल रही है, ये किसी और कारण से मिल रही है। ये हो सकता है प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव है इसलिए मिल रही है, तो इसे बोल देते हैं रिबेट, ठीक है ना। तो अब सारी चीजें देख लो और अपनी मन की तसल्ली हो जाएगी। तो सबका एक फाइनल थम्स अप भेज देना, ऑल क्लियर। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा। मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी। इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।